हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और बहुपद के मान तक हमने आपको समझा दिया था। और आज हम शुरू करेंगे बहुपद के शून्य से। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान सी चीज़ होती है और इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और बस आपको ये समझ में आना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बारी बारी से, समझते हुए कि बहुपद के शून्य आखिर होते क्या हैं। तो बहुपद के मान आपने देखा था कि आपके पास कोई बहुपद होता था px बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 5 ले लेते हैं और यहाँ पे x का मान अलग से दे दिया जाता था x बराबर 2। अगर हम यहाँ पे x का मान इसमें रखते थे तो हमको मिलता था p2 बराबर, ये पूरा पूरा रखते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 रख देंगे और जैसा भी होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर, मतलब जो कुछ भी बनेगा अपन बॉर्ड मास का रूल लगा के हल करेंगे। हल करने के बाद इसका मान कुछ मिलता है, यानी कि p2 को कुछ मान मिलता था। अब यहाँ पे भी कुछ मान मिलेगा। अब जो कुछ भी मान मिला है वो तो मान है बहुपद का, लेकिन अगर यही बहुपद का जो भी मान है x बराबर 2 पर, जिस पर ये मान 0 मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि x का ऐसा मान वैल्यू यहाँ पे जो रखते हैं, रखने के बाद इस पूरे बहुपद का मान 0 जिस पे हो जाएगा, यही वाली गिनती इसका शून्य कहलाती है। तो शून्य की कैसी गिनती होती है? जिसको रखने के बाद ये पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब x ये जो शून्य होता है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, बटे वाली गिनती भी हो सकती है, इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सबके सब इसमें कोई भी आ सकते हैं। तो इसमें सवाल क्या क्या बनेंगे, ये तो शून्य की बात होगी। पहला जो सवाल बनेगा तरीका वो ये होगा, आपसे पूछेगा कि ये इसका शून्य है कि नहीं है। जैसे हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि ये जो सवाल है x बराबर 2, इसका शून्य है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, बस हमने यहाँ पे उठा के रख दिया 3 गुणित 2 की घात 2 माइनस 2 गुणित 2 और प्लस 5 कर दिया, बस हो गया सिंपल सा काम। और यहाँ पे 3 गुणित ये 4 मिल जाएगा, माइनस 2 तो नहीं है 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 12 5 17 माइनस 4 बराबर हो गया आपका 13। ये तो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि p2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि p2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। बस इतना सा आपको करना है। ओके जी, तो ये रही पहले प्रकार के सवाल। इसमें आपने जो कुछ भी देखा बस इतना सिंपल सा काम करना है और ऐसे करके आपको ढेर सारे सवालें मिलने वाली हैं। जो दूसरे प्रकार के सवाल आएगी वो आएगी शून्यक ज्ञात करना। क्या आएगी? शून्यक ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात करना कैसे होगा? बहुत सिंपल सा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये दिया जाएगा कि एक रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे कि px बराबर आपको दे दिया जाएगा 3x प्लस 2। यहाँ पे कहा जाएगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर शून्य ज्ञात करना है तो 3x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे और 3x बराबर आपको माइनस 2 दिखाई दे रहा है, x बराबर आपको दिखाई दे रहा है माइनस 2/3। तो ये क्या हो गया? इसका शून्य बन गया। बहुत ही सिंपल सा काम। जब शून्य को ज्ञात करना है तो ये शून्य, मतलब ये देखिए x की एक ऐसी वैल्यू है, x की यहाँ पे एक वैल्यू मिली है जो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे इसको 0 के बराबर कर देना है और हल कर देना है। हल करने के बाद x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपना शून्यक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये रैखिक समीकरण है, यानी एक घात वाला है, अधिकतम घात 2 या 3 नहीं है। और अगर एक घात वाला है तो बड़े आराम से आपको तो मिल गया। 2 घात वाला रहेगा तो गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 अलग अलग लोगों को जस्ट थिंक, मतलब कि अगर आप ये समझें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई 4 दे दिया जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया जाए। अब इसका शून्य ज्ञात करने को कहा जाए तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अब इसका फैक्टर करने की बात शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है तो x प्लस 2 और x माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 2 मिलेगा। x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो
x बराबर +2 मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी दो के दोनों हो गए शून्य। अब शून्य है कि नहीं है ये चेक करने का तरीका आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो भी आपको दी गई हैं वो चेक कर सकते हैं कि वो शून्य है कि नहीं। जहाँ कहीं भी आपको उत्तर की जांच करने को कहा जाए, मतलब आप स्वयं इसकी उत्तर की जांच कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएंगे बस इतने सिंपल से रहेंगे, शून्य ज्ञात करने वाला, द्विघात समीकरण का भी नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो आपको फैक्टर करना है, उसके बाद निकाल लेना है। जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि आपको दिया गया होगा इसमें, अब जो आएंगे वहाँ पे दिया जाएगा एक बहुपद है, जैसे x² - 2x दे दिया गया प्लस a दे दिया गया, x² - 2x प्लस a, और इसका शून्य दे दिया आपको 3। ठीक है, आपको बहुपद दे दिया, x का मान यानी कि शून्य के यहाँ पे डायरेक्ट शून्य दिया। ठीक है, ये दिया है तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a का मान क्या होगा कि ये इसका शून्य को अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन कुल मिला के बात इतनी सी रखिए कि बहुपद देगा, शून्य देगा और a का मान फाइंड आउट करने को कहेगा। अब ये किनारे हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, उसकी मर्जी है, बस होगा वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है, x की वैल्यू उठा के हर जगह पे रखना है जहाँ पे x है, और यहाँ पे जब अब देखिए ये px बराबर है। ठीक है, अगर x बराबर 3 इसका शून्य है तो आप क्या समझ रहे हैं कि P3 बराबर 0 होना चाहिए, यानी P3 जब x का मान हम रखेंगे बहुपद में तो 0 होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, x² x की जगह 3² - 2 × 3 प्लस a बराबर 0 होना चाहिए। बस यहाँ पे 3 3 का 9 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस a बराबर 0, यहाँ पे घटाने पर 3 प्लस a बराबर 0, a बराबर आपको मिल गया -3। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू मान हो गया। तो आपको इस प्रकार के सवाल मिल सकती है। एक और छोटी सी प्रकार ये हो सकती है कि आपको इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप मिल जाए। इसमें मिल जाएगा आपको x² प्लस a प्लस 1x ले सकते हैं, और यहाँ पे b प्लस 1 ले सकते हैं। मतलब कि ये बहुपद दे दिया आपको कुछ लंबा सा, जहाँ पे आपको दो चर राशियाँ तो वैसे x भी है, लेकिन यहाँ पे एक अचर चर, मतलब कि एक ऐसी गिनती जिसको फाइंड आउट करना है हमें। a और b का मान हमको यहाँ पे निकालना होगा, और कैसे निकालें, साथ में आपको ये भी दिया जाएगा कि x बराबर 3 x बराबर 2 क्या हो गया, इसके अलग अलग शून्य हो गए, दोनों ही शून्य एक ही सवाल में दिए जाएंगे। तो इसको करने का तरीका बस सिंपल सा है, x की वैल्यू आप एक बार रखेंगे, ठीक है, तो आपको एक समीकरण मिलेगा और उसको 0 के बराबर करके रखना होगा, और x की वैल्यू दूसरी वाली एक बार रखेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे 3² प्लस a प्लस 1 एक कोष्टक में रहेगा, गुणते यहाँ पे 3 प्लस b प्लस 1 बराबर 0, ये कर दिया, और 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे 3a प्लस 3 प्लस b प्लस 1 इजकल टू 0, यहाँ पे 3a प्लस b को छोड़ देते हैं, 9 3 12 1 13 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया। ऐसे ही इसका वाला समीकरण बना के उसमें रखा जाएगा, और एक आपको दूसरा रैखिक समीकरण मिलेगा। अब वो किस प्रकार से मिलेगा उसको देखें तो, जैसे 2 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे a प्लस 1 गुणते 2 प्लस b प्लस 1 बराबर 0, 0 के बराबर ही करना है क्योंकि सब शून्य है। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2a हो गया प्लस 2 हो गया प्लस b प्लस 1 हो गया बराबर 0, और यहाँ पे 2a प्लस b 4 2 6 6 1 8 7 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। अगर आपने 8वीं की किताब में 9वीं की किताब में पढ़ा होगा तो ये हो गया दो रैखिक समीकरण, जिनको आप विलोपन, वज्रगुणन या फिर प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान काम रहेगा विलोपन। विलोपन में करना क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को घटा दो, 3 में से 2 गया 1 है, b में भी घट जाएगा, 13 में से 7 गया 4 प्लस 4 बराबर 0, और a बराबर आपको -4 मिल जाएगा। और ऐसे हैं, a का मान आप इसमें रख दीजिए किसी भी समीकरण में, b का मान आपको मिल जाएगा। अगर इसमें हम रखते हैं तो ये बराबर -4 रखेंगे, 4 दूनी है -8, और प्लस b प्लस 7 बराबर 0।
और यहाँ पे घट जाएगा तो b माइनस 1 बचेगा बराबर 0 और b बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस प्रकार की सवालें आने वाली हैं। आगे हम जानेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए सीखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसको जानने के लिए पहले बात तो आपको ज्यामितीय अर्थ का मतलब समझना होगा। बहुपद के शून्यक को आपने समझ लिया है, ज्यामितीय अर्थ को समझ लेते हैं। ज्यामितीय अर्थ को समझने से पहले हम ज्यामिति को समझ लेते हैं। अपने निर्देशांक ज्यामिति या फिर कार्तीय तल तो खींचा ही होगा, या कुछ नहीं तो रफ कॉपी तो खींचा ही होगा। अब इसमें बिंदुओं को दिखाना बहुत ही मनोरंजक काम होता है, बड़ा ही मज़ा आता है इसको करने में। और आपके पास x की कोई वैल्यू होती है और y की कोई वैल्यू होती है, और ऐसे करके आपके पास बिंदु होते हैं, जैसे 3, 2, 4, 5, 2, 3 करके बिंदु आपको मिले रहते हैं। उन बिंदुओं को आप जब इसमें ग्राफ में दर्शाते हैं तो वो बन जाता है ग्राफीय रूप या फिर ग्राफीय निरूपण। उसके बाद उनको मिलाने पर एक लाइन सी खींची जाती है, कुछ बनता है, उसको कहा जाता है ज्यामितीय रूप। और अब हमको समझना है कि जो बहुपद होते हैं उनके जो शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। तो जो अपना रैखिक बहुपद होता है वो होता है, ठीक है, 2x + 5 ऐसा ले सकते हैं, ये बहुपद हो गया। बहुपद को हम px से लिखते हैं, px बराबर 2x + 5 है। ये एक रैखिक बहुपद है। और अगर ये रैखिक बहुपद ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे px ना मान करके y बराबर मान लें 2x + 5, ठीक है, तो यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे, y के अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगे। ऐसा करके एक आपको पूरा बक्सा तो आपने बनाना सीखा ही होगा, नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 × 2 और 2 5 मिलकर के हो जाएगा 7। y बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7। और ऐसे ही आपको 2 मतलब 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 -1 वगैरह वगैरह चीज़ें रख करके देखनी होती हैं। रखने पर आपको x के वैल्यू रखने पर y के अलग अलग मान मिलते हैं। जब आपको ऐसे y के अलग अलग मान मिल जाएंगे तब आप जब इनको दिखाएंगे, इस पे रखेंगे, तब एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। वो कैसे भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि इधर से जाए, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, पर एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। इसी वजह से इसको कहा जाता है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका जब ज्यामितीय निरूपण किया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आप इसमें से इसको खोज सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रखने पर तो 7 मिल ही गया, 0 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, अलग अलग चीज़ें रख करके देख लीजिए। इनको जब ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार जाएगी और यहाँ पे x अक्ष पे इस बिंदु को काटेगी। हमारे पास जो भी चर राशि होती है उसको हम यहाँ पे x अक्ष पे दिखाते हैं, ठीक है। और ये जब ज्यामितीय निरूपण किया जाता है तो जितनी बार ये रेखा x अक्ष को काटेगी उतने इसके शून्यक होंगे। तो चूंकि रैखिक समीकरण है, इसके शून्यक हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। यहाँ पे स्थिति में एक शून्यक हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और ये कितना होगा अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो -5/2 बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे तो -5/2 बनेगा, तो यहाँ पे -5/2 है, 5/2 के बराबर भी आया है। तो ये इस प्रकार से बनता है। और भी चीज़ें होती हैं, आप उनमें बना सकते हैं। y बराबर 3x + 1 ले लीजिए। इसमें आप x का मान अलग अलग रख करके y के मान अलग अलग निकालिए और इस पर ज्यामितीय रूप से निरूपित कीजिए। अच्छा, ज्यामितीय रूप से निरूपित करने वाला जो काम होगा वो आपको रैखिक बहुपद, जब भी रैखिक समीकरण मिलेगा अगले चैप्टर में, तो वहाँ पर बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। तभी हाल फिलहाल में इतना हल्के से रखते हैं, और कक्षा 8-9 में आपने इसको पढ़ा भी होगा, तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इसका निकालने का तरीका। अब आप इसको निकालेंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, और वैसे रैखिक बहुपद है तो एक ही शून्यक बनेगा। ये हो गया काम। अब जो दूसरा प्रकार के आ जाते हैं वो हो जाता है द्विघात बहुपद।
अब द्विघात बहुपद को y बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5 करेंगे तो ऐसा एक द्विघात बहुपद बनेगा। अब इस प्रकार के द्विघात बहुपद का जब x के अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रख करके y के मान निकालेंगे तो अलग अलग वेरिएबल आपको प्राप्त होते हैं। अब जो यहाँ पे बनता है वहाँ पे स्थितियाँ क्या बनती हैं, तो पहली स्थिति द्विघात बहुपद जब भी आपको प्राप्त होगा तो उसमें 3 अलग अलग स्थितियाँ बनेंगी शून्यकों को ज्ञात करने की। पहली स्थिति ये अपना कार्तीय तल है, तो ये तो ऐसे काट के जा सकता है, ऐसे काट के जा सकता है, ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है वो एक बार कर्व तो लेगा ही लेगा, ठीक है, एक बार इसे मुड़ेगा ही मुड़ेगा। उसके बाद ये जितनी बार एक, ठीक है, अगर ये 2 बार यक्ष अक्ष को यहाँ पे काट रहा है तो इसके 2 शून्य होंगे और दूसरी स्थिति बन जाती है। और अगर वो केवल एक बार स्पर्श करके जा रहा है तो उसके केवल 1 शून्य होंगे, यानी 2 शून्य तो वैसे टोटल होते ही हैं लेकिन दो के दोनों ही एक ही बिंदु होंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग बिंदु होंगे, यहाँ पे वही बिंदु 2 बार कटा है। और एक स्थिति ऐसे भी आ सकती है वो छू करके ही ना जाए यक्ष अक्ष को, ऐसे में उसके कोई शून्य नहीं होंगे। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, न्यूनतम तो कोई नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी स्थितियां आपको याद रखनी, मतलब ग्राफीय निरूपण में आपको ये समझ के रखना है कि यक्ष अक्ष को जितनी बार वो काटेगा उतने शून्य होंगे। और बस यही 3 स्थितियां थी और आपको इस पे आधारित प्रश्न भी मिल जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए कि ये इस जो ग्राफ है इसमें जो बहुपद होगा उसके कितने शून्य होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्ष अक्ष को ये नहीं काट रहा है और यहाँ पे आगे की ओर जाए चाहे जहाँ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो आके नीचे नहीं काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके 0 शून्य होंगे क्योंकि ये काट नहीं रहा है। और गोल गोल घुमाते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं जैसे कि ये ऐसे बन रही हैं, ये अब इसके कितने शून्य होंगे, 1 2 3 शून्य होंगे। तो ये आप बड़े आराम से गिन सकते हैं। तो ये हो गया शून्यकों की गिनती करना। और अब हमें सीखना है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो चलिए बातों को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं एक बहुपद से। कोई भी एक बहुपद उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस 3, अब ये रैखिक बहुपद है। तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 ये द्विघात बहुपद है। 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 9 ये एक त्रिघात बहुपद है। इन सभी स्थितियों में अलग अलग प्रकार से आपको शून्य मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको गुणांक के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि गुणा वाला अंक, यानी कि गुणा वाला अंक। यहाँ पे यक्ष के साथ किसका गुणा हुआ है? 2 का, तो ये इसका गुणांक हो गया। और 3 क्या है? ये अचर पद कहलाता है। और यहाँ पे ये अचर के बाद पद ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है। यक्ष का गुणांक 2 है, अचर पद 5 है। यक्ष क्यूब का गुणांक क्या है? 5 है। यक्ष स्क्वायर का 2, यक्ष का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, और अचर पद 9। यथासंभव स्थिति आ जाएंगी। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा यक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब चूंकि यहाँ पे यक्ष स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसका गुणांक क्या रहा होगा? 0। तो ये हो गई बातें। तो अब संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो रैखिक बहुपद की बात करेंगे। तो रैखिक जो बहुपद होता है वो होता है जैसे 3x, या फिर हम ax प्लस b ले लेते हैं। ये आपके पास बहुपद है। अब इसमें x का गुणांक क्या है? a है, और अचर पद क्या है? b है। और ऐसे में जो इसका शून्यक होगा, तो हमने पहले गुणांक देखा। गुणांक हमने क्या देखा कि x का गुणांक a हो गया और अचर पद क्या हो गया? b हो गया। अगर हम यहाँ पे शून्य निकालने की बात करें तो यहाँ से शून्य निकलता क्या है? b को उधर भेजेंगे तो -b हो जाएगा, a को नीचे भेजेंगे तो a हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो इनके बीच में जो संबंध बनेगा सीधा सीधा वो क्या बनेगा कि
यहाँ पे बनेगा जो शून्यक है वो क्या होगा, शून्यक जो होगा वो होगा माइनस, ऊपर हैगा अचर पद, नीचे होगा यक्ष का गुणांक। इसको ऐसा कहा जाएगा, शून्यक बराबर क्या होगा, माइनस अचर पद बटे यक्ष का गुणांक। ये कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो द्विघात बहुपद में आती हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहा जाता है। x स्क्वायर का गुणांक जो बनता है, x स्क्वायर का जो गुणांक बनता है उसको a कहा जाता है। उसके बाद x का गुणांक को b कहा जाता है, अचर पद को c कहा जाता है। उसके बाद जो इसके शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा कहलाते हैं। अल्फा और बीटा इसका गुणनखंड करने के बाद वो निकलते हैं, बात की बात है। बट यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनता है वो ये होता है कि इसके जो शून्यकों का योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक हो गया और इनका योगफल वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और इनका जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। ये होता है इनके बीच का जो संबंध है। तो बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि द्विघात बहुपद में जो गुणांकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो ये कुल मिला के हो गया द्विघात बहुपद के बारे में। और भी इसमें चीज़ें, इसमें जो सवालें आती हैं वो अलग अलग प्रकार की आती हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल के लिए हम जो देखते हैं वो ये है कि त्रिघात बहुपद में भी कुछ संबंध बनते हैं। वो कैसे संबंध बनते हैं, त्रिघात बहुपद को पहले पहचान लेते हैं। वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और आपको सिंपली दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब का ए हो गया, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी, और अचर पद क्या है, डी है। और ऐसे में जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्यक होंगे। कौन होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। गामा थोड़ा सा और अच्छा बनता है, जो कुछ भी बनता होगा ऐसे ही कुछ बनता है, उड़ती हुई चिड़िया के जैसा गामा बनता है। तो अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार के जो आपके शून्यक होते हैं। अब इनका जो पहला सूत्र बनने के संबंध होता है, पहला वो होता है इनका योगफल, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए बनता है। पिछले वाले में आपने देखा था द्विघात में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन हो रहा था, और इसमें भी माइनस बी अपॉन ए हो रहा है, तीनों लोगों का योगफल के बराबर। और जो अगला होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बराबर सी अपॉन ए होता है। पिछले वाले में देखना था आपने कि ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, यानी दो लोग थे तो दोनों लोगों का गुणनफल, तीन लोग हैं तो पहले दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला का गुणनफल का योगफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। उसके बाद तीनों को गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर ये होता है माइनस डी अपॉन ए। अब ये क्या हो रहा है, एकदम आखिरी वाले और पहले वाले का, मतलब पहले वाले ए तो हमेशा बटे में रहेगा, तो माइनस डी अपॉन ए बन गया। तो ये बन गया इनके तीनों के बीच में संबंध, जो कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर्मूले आपकी किताब में मिल जाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4abc, सॉरी ab, और यहाँ पे इस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab ए करके फॉर्मूला है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो आपको मालूम है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला भी होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला होता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ये होते हैं फार्मूले, ये भी उसी के बराबर है, बट यहाँ पे इतने में काम हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। उसी 2 को कॉमन लेकर के कुछ ऐसा बन जाता है। और ए प्लस बी होल क्यूब बराबर फार्मूला तो ये होता है कि आपको मालूम है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर भी फार्मूला होता है, ये भी आपको मालूम है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और एक स्ट्रिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला आपके पास है, आप इसको देख करके लिख लीजिए और कई बार आपको आगे इसका प्रयोग करना होगा। तो अभी बात करेंगे सवालों की, जिस प्रकार के आपको सवाल मिलते हैं करने के लिए अभी तक जो हमने संबंध सीखा। तो दोस्तों जो पहली सवाल बनती है इस पूरे घटनाक्रम में वो ये बनती है कि आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कहा जाएगा इसके शून्यक क्या होते हैं अल्फा बीटा, और इनके गुणांक यानी ए बी और सी के बीच में जो संबंध अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, उन्हीं दोनों संबंधों को आपको स्थापित करना है, इनको बताना है कि यहाँ ये परफेक्ट काम कर रहे हैं। संबंध क्या थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ा था सी अपॉन ए। यही हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले बात तो हम यहाँ पे कह देंगे बहुपद के जो गुणांक हैं वो a बराबर क्या है, यहाँ पे देखेंगे a होता है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और b बराबर यहाँ पे होता है वो 8 रहेगा, c बराबर यहाँ पे अपना 15 मिल जाएगा। ये हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब बात आगे की, इसके जो गुणांक शून्यक हैं उनको हमको प्राप्त करना होगा। तो जो अपना शून्यक है उनको प्राप्त करने के लिए हमको बस इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुणनखंड करने के तरीके वही होते हैं, गुणा करने पे 15, जोड़ने घटाने पे 3 आए तो 5 3 15 5 3 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 पूरा कॉमन हो गया, x प्लस 3 इधर निकल आया, और यहाँ से हमको मिल गया x बराबर -5 माइनस यहाँ से मिल गया x बराबर -3 माइनस में। तो यही एक गिनती को आप अल्फा मान लेंगे यानी -5, और एक गिनती को बीटा मान लेंगे यानी कि -3, किसी को भी मान लेंगे, आपकी मर्जी है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 और प्लस करेंगे -3, कुछ ऐसे तो हो जाएगा -b अपॉन ए -b तो है 8, माइनस लगाएंगे -8 और बटे ए बराबर 1 है तो 1 लगा दिया, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे -8, ये तो -8 है ही, तो दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। ऐसी स्थिति में हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है यानी संबंध सही है। वही काम अब इसके साथ करेंगे, आपको संबंध सही मिलेगा। तो बस बात इतनी सी रही, आपको ऐसे ही संबंधों को यहाँ पे प्रूव करना है। अलग अलग सवाल आपको किताब में, आपको प्रश्नावली में मिल जाएंगी, आप उन्हें कीजिए। अभी भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद बात को ख़त्म करते हैं। और अब जो बात बची है वो ये है कि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तब आपको बनाना है इसका बहुपद। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है द्विघात का, तो एक्स स्क्वायर और वो होता है माइनस और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रखना होता है। और यहाँ पे बस इतना सा काम करने के बाद आपको मिल जाता है द्विघात बहुपद। बस इतनी सी बात, ये होता है एक फार्मूला। यहाँ पे आपको शून्यकों का योगफल भी मिल जाएगा लिखने को, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हिंदी में लिखा रहेगा, बट यहाँ पे काम बस इतना सा है कि यहाँ पे ऐसे ही रखना होता है। तो ये एक फार्मूला है जिसके द्वारा आपको अगर शून्य दिए गए हैं तो आपको बहुपद ज्ञात करने में बड़ी आसानी होती है और बड़े आराम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे त्रिघात बहुपद वाला भी होता है फार्मूला, वो भी देख लें। और यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी होता है कि इसके साथ के का मल्टीप्लिकेशन होता है। सवालों को जब देखेंगे अगले वीडियो में हम, तो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये के का क्या यूज़ है, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है। और एक जो 3 घात वाला समीकरण है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको बस जितनी चीज़ें बताई हैं उसी चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, और आपको अच्छे से ध्यान दे करके सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। सो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।